एग्जैक्टली, प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रोकैरियोट्स लेक अ न्यूक्लियस, डेफिनेटली प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में एक जगह पे पड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ऑप्शन नंबर बी में उन्होंने कहा है द क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड अप बाय डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। बिल्कुल सही बात है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है उनका इस तरीके से। इन प्रोकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है हमारे पास, आर कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों कंटेम्प्रेरी यानी कि एक के बाद एक हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर इवेंट्स होता है। प्रोकैरियोट्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने कहा था कि इट्स अ यूनिवर्सल ऑर्गेनल, तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, द सेल साइकिल फेज प्रिसीडिंग माइटोसिस इज टर्म्ड एज, यानी कि सेल साइकिल का वो पार्ट जो कि माइटोसिस से प्रिसीडिंग का मतलब क्या होता है, बिफोर, माइटोसिस से पहले होता है, तो क्या होगा वो, माइटोसिस से पहले कौन सा पार्ट होता है। देखिए, एक मैंने बताया था एम फेज होता है, एक क्या था, एम फेज में फिर माइटोसिस भी हो सकता है या फिर मियोसिस हो सकता है। उससे पहले क्या हो रही थी, प्रेपरेशन हो रही थी डिवाइड करने के लिए, तो प्रेपरेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस। और इंटरफेस के कितने पार्ट्स थे हमारे पास, G1 फेस और G2 फेस। अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि हमारे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो कौन से इंटरफेस के पार्ट में होती है, एस फेस में। वेरी गुड। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपसे उसने पूछा है कि बताइए ड्यूरेनम इज़ व्हाट। ड्यूरेनम क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एसोफेगस है, ये हो गया आपके पास स्टमक, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो जाते हैं, फिर यहाँ से हमारे पास ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो कि बहुत ही ख़राब बनी है, गलत भी बनी है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूरेनम, जेजेनम और इलियम। तो उसने पूछा है ड्यूरेनम क्या होती है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दो, लार्ज, अभी तो बताया मैंने कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये सेक्शन है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा नहीं है ये। लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे पास पहले यहाँ पे क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, फिर इस तरीके से कोलॉन होता है। ये जो आप देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसको कोलॉन कहते हैं। ठीक है, कोलॉन के बाद यहाँ पे सीकम होता है और फिर रेक्टम। ये 3 पार्ट होता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट होते हैं, ड्यूरेनम और जेजुनम। लास्ट पार्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन वुड बी इलियम। अगर आपसे पूछो इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, इलियम। ठीक है, उसके बाद ग्लैंड एसोसिएटेड विद लिवर। लिवर खुद एक ग्लैंड है। लिवर से कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड होता है, पैनक्रियास होता है, बट ड्यूरेनम पैनक्रियास का पार्ट नहीं है। रीजन इन द स्टमक, स्टमक के भी पार्ट्स होते हैं, पता है स्टमक के कैसे पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास जैसे ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारे पास, ये कहलाता है कार्डिया। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहते हैं पाइलोरी। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है।
ये जो पार्ट होता है इसे हम कहेंगे बेसिकली कार्डिया। यहाँ पे होता है ये पार्ट, ये अलग, ये कार्डिया है। ये वाला पार्ट जो रेस्ड पार्ट है ये फंडस है। नीचे की तरफ ये पाइलोरी है। ये जो पूरा पार्ट है ये बॉडी है। तो ये किसके पार्ट्स हैं? स्टमक के। क्या नाम है इनके? कार्डिया, ये क्या लिखा हुआ है? ये फंडस लिखा हुआ है। एंड देन हाँ पाइलोरी, और यहाँ पे ये बॉडी। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उनके अंदर क्या होता है? एग्जैक्टली उनके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की रेशो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर बिल्कुल सेम होती है एज़ कम्पेयर टू व्हाट अदर मॉलिक्यूल? वाटर। ठीक है, जो कि कितनी होती है? H2O, यानी कि 2:1। तो हार्मोन नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, एसेंशियल फैटी एसिड नहीं होता और अमाइनो एसिड से बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं होता कार्बोहाइड्रेट। अमाइनो एसिड से क्या बनेगा? प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट वी हैव एरिथ्रोसाइट्स को हम क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है? प्लेटलेट्स नहीं होगा। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? क्लॉटिंग करना, और इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स। तो बाकी कौन सा बचा लास्ट? प्लेटलेट्स अभी बताया, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इनको। रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, एरेथ्रो का वर्ड जो है ना, एरेथ्रो का मतलब ही क्या है? रेड। साइट यानी कि सेल। तो रेड ब्लड सेल्स जो होंगे हमारे पास वो क्या होंगे? और ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स हमारे पास कौन से सेल्स होंगे? ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें उन्होंने पूछा है द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय। जो हमारे पास ये एक सेल है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में क्या, किस चीज़ ने न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया हुआ होता है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ इन्होंने आपको। देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक मेम्ब्रेन में कितनी लिपिड की लेयर होती है? दो होती है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का एक बाई लेयर स्ट्रक्चर है। तो अगर एक मेम्ब्रेन में दो लिपिड की बाई लेयर्स होती हैं तो न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन, ट्रिपल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, ए मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सही जवाब? अब एग्जैक्टली दो मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन होती ही बाइलेयर्ड है, तो दो बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा देखें, हमने एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स याद हैं? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये कहाँ पे होता है? कि माइटोकॉन्ड्रियल
जो मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है ये जो क्रिस्टा थी यहाँ पर। अब ये तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट। अगर हम बात करें एन एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है। तो जो कॉमन स्टेप है, क्या है कॉमन स्टेप एरोबिक एनारोबिक के अंदर? ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। लेकिन जो क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों चीज़ें हमारे पास किसके अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर नहीं होती। तो उनके अंदर क्या चीज़ होती है? देखें, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहले उनमें ग्लाइकोलिसिस होता है, दूसरा जो स्टेप होता है उनमें फिर उसमें दो हिस्से होते हैं। या तो उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, या फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद या तो हमारे पास जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, अल्कोहलिक वाले में क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और कौन सा वाला, 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, इथेनॉल। क्या बोलेंगे, एथेनॉल। ठीक है। अच्छा, तो उसने हमसे पूछा है कि बताइए जो लैक्टिक एसिड साइकिल होती है वो किस में होती है, कौन से प्रोसेस में होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, गुड, ठीक है। एरोबिक मैंने समझा दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है, ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, जिनका ये 3 स्टेप्स उनके अंदर हो रहे होता है। रही बात क्रेब्स साइकिल की, तो ये रही सेकंड स्टेप होता है इसका। और केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल क्या होता है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस में एक साइकिल होती है जिसको हम केल्विन साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे उसने पूछा है द साइटोस्केलेटन इज मेड अप बाय, कौन से 3 कंपोनेंट से साइटोस्केलेटन बनता है? अच्छा, साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देना और ट्रांसपोर्ट के अंदर भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है, सेल डिवीजन में भी मदद करता है, बहुत सारे सेल्स के अंदर मूवमेंट, फ्लैजुला वगैरह बनाने में भी हेल्प करता है। ई ऑप्शन मैम। गुड, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? नहीं, ट्यूब्यूलिन, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है। तो ये फाइब्रस प्रोटीन हुआ, ग्लोबुलर नहीं होता। वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, एसिटाइल कोलिन इन्होंने पूछा है, एसिटाइल कोलिन क्या होता है? देखिए, एसिटाइल कोलिन हमारे पास एक केमिकल है जो कि 2 न्यूरॉन्स के दरमियान में रिलीज़ होता है। ये इम्पल्स को कैरी करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो जो ये केमिकल होता है जो 2 न्यूरॉन्स के दरमियान में होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत, जैसे हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एडीएच, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स हैं। उसी तरीके से एंजाइम्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर भी इस तरीके से केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स के दरम्यान में होते हैं। इम्पल्स कैरी करना इनका काम होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, और इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो एसिटाइल कोलिन एक बहुत ही कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन होमो सेपियंस सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। इन्होंने पूछा है कि बताइए होमो सेपियंस के अंदर जो होमो सेपियंस हमारा ही बायोलॉजिकल नेम है ह्यूमन बींग्स का। तो ह्यूमन बींग्स में जो जेंडर पता लगता है वो कब पता लगता है? यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हमारे पास स्पर्म और ओवम, जो ओवा और स्पर्म जब फर्टिलाइज करते हैं, तो स्पर्म से मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर हम देखिए, जो फीमेल होता है उसमें 2 ही क्रोमोसोम्स जो होते हैं,
सेक्स क्रोमोसोम्स वो XX होता है और मेल के अंदर XY होता है। तो यहाँ पे जब या तो स्पर्म X कैरी करेगा या तो स्पर्म Y कैरी करेगा। अगर तो इस X है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, XX। तो ये क्या है, फीमेल या मेल? फीमेल, ठीक है। अगर यहाँ से Y वाला स्पर्म आ रहा है, फीमेल के पास तो X ही होगा। अगर Y वाला स्पर्म है तो XY बनकर ये फीमेल बना या मेल? मेल। ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तभी आप पता लगा सकते हैं कि जो जेंडर होगा, जो प्रोजनी, जो ऑफस्प्रिंग का जो जेंडर होगा वो फर्टिलाइजेशन के दौरान ही पता लग जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, एट फर्टिलाइजेशन। तो ड्यूरिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास यू कैन हैव एन आइडिया कि व्हाट इज द जेंडर, बिकॉज क्रोमोसोम्स जो होता है उन जो 23rd क्रोमोसोम होता है उससे आप पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द जेंडर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ पोर्शन ऑफ DNA दैट इज फंक्शनल यूनिट इज टर्म्ड एज। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो हेरिडिटी यूनिट भी कहते हैं इसे, इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? चलें, जीन मैम। एग्जैक्टली। तो जीन इसका सही जवाब है कि DNA का वो पोर्शन जो कि हमारे पास फंक्शनल यूनिट के तौर पे काम करता है उसको हम जीन कहते हैं। और ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील, ठीक है। देखिए, अगर मेरे पास 2 मीटर लंबा DNA है तो क्या आपको लगता है कि पूरा DNA काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसमें से बहुत परसेंट यानी कि कुछ अच्छी खासी परसेंट DNA वेस्ट DNA होता है, जंक DNA, सैटेलाइट DNA जिसको कहते हैं। वो DNA काम का नहीं होता, उस DNA का कोई काम नहीं है। लेकिन DNA का सिर्फ वो हिस्सा जो कि एज अ फंक्शनल यूनिट, जो कि असल में जो फंक्शन कर रहा है, जो RNA बना रहा है, जो प्रोटीन बना रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? जीन। उसे हम जीन कहेंगे। और यही हमारे काम की चीज़ है, ये ही काम करने वाला पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट ये होता है। Then we have question number 12 here, the male reproductive organs in the flower। तो फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, देखिए हमारे पास फ्लावर के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर। तो जो फीमेल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कार्पल, और जो मेल पार्ट होता है उसे स्टेमन कहते हैं। तो जो कार्पल होता है उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने अपने इंटरमीडिएट में ज़रूर पढ़ा होगा, ये 9th मैट्रिक में पढ़ाया जाता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवली, ओव्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर ओवम होता है, जैसे वैसे ही प्लांट के फीमेल के अंदर जब रिप्रोडक्टिव और फर्टिलाइजेशन, जब रिप्रोडक्शन होती है तो ओव्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेल के अंदर सेमेन कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? एंथर और फिलामेंट। ये हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। मैं आपको इसकी कल इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, ठीक है। ये डायग्राम के बगैर नहीं समझ आएगा, सो इट्स ओके अगर नहीं समझ आया तो। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने अभी नाम लिखे हैं फीमेल पार्ट को, इन चारों को मिलाकर हम जो नाम देते हैं वो कार्पल है। इन दोनों को मिलाकर हम जो नाम देंगे वो क्या है? स्टेमन। तो इन्होंने पूछा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, क्या जवाब होगा यहाँ पे? स्टेमन हो जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, व्हाट इज़ ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होती है? देखिए हमारे पास इस तरीके से आर्म के अंदर हड्डी होती है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ये बोन का नाम है, यहाँ पर एक ही बोन होती है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। फिर आपके यहाँ ये हाथ है आपका, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन सी? एक रेडियस और एक दूसरी वाली का नाम क्या है? गुड, अल्ना, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि ह्यूमरस कहाँ पे होती है, तो शोल्डर से नीचे वाली बोन होती है। हाँ, तो उसे क्या कहेंगे हम? देखिए शोल्डर में फिर अलग बोन होती है। शोल्डर ये हमारे हाथ का पार्ट है, तो हाथ को क्या कहेंगे?
आर्म, in our ठीक है। ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर आई गेस 15 या फिर 14 है। वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल, ये भी रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है कि भाई पानी हमारे पास किस तरीके का मॉलिक्यूल होता है। covalent bond and C option. सी, चले देखते हैं। दैट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, नॉट रियली ऑल्दो उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड ज़रूर होता है। दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। विथ अ वेरी लो, नहीं, वाटर की कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होती है। मैंने बताया था कोहेसिव फोर्स क्या होती है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स कहेंगे। इक्विप्ड विथ मिनिमम स्पेसिफिक हीट, सी कैसे होगा? क्योंकि मैंने बताया था वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। मैक्सिमम तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छी खासी होती है। इट्स वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। लास्ट में उन्होंने बोला है विथ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव रीजन। तो यहाँ पे हमारे पास सही जवाब क्या होगा? अच्छा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव वन। मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे यहाँ पे जो ऑप्शन लग रहा है वो है, ओके, क्वेश्चन ये ना ये वाला मैंने स्किप कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमने पहले भी किया हुआ है। स्पर्मेटोजोन, स्पर्मेटोजोन किसका दूसरा नाम होता है? Germ cell. Sperm cell. एग्जैक्टली, स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजोन होता है। तो जब एग सेल यानी कि ओवम फर्टिलाइज होगा स्पर्म के साथ, तो यहाँ पे क्या किस चीज़ जो सेल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? Zygote. ज़ाइगोट।